हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कृष्णा एजुकेशनल्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेल। सो आज हम नए वीडियो के साथ शुरू कर रहे हैं जो है इलस्ट्रेशन 6 ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट्स। तो इलस्ट्रेशन शुरू करने से पहले, क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम कुछ स्टेप्स जान लेते हैं जब भी आप ऐसे एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। पहली स्टेप है, अच्छे से आप अपना क्वेश्चन पहले तो रीड करिए कि पूछा क्या गया है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कि आपको क्या क्या बनाना है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है कि हमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों के दोनों बनाने हैं। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है हमें क्वेश्चन में करना क्या है। पहले तो ये चीज़ रखिएगा कि ऐसे अगर एग्जाम्पल आप ऐसे अगर आप इलस्ट्रेशंस देखते हैं तो डरना नहीं है। ठीक है, अच्छे से एक एक चीज़ जो जो हमें आती है पहले हम उसे करते जाएंगे, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या थी कि हमें क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप जो आता है, आपको जो जो भी एडजस्टमेंट्स नीचे पूछी गई हैं, जिस आइटम के रिलेटेड पूछी गई है उस आइटम को आप स्टार करके रख लीजिए। जैसे जब भी आप पोस्ट करेंगे ऐसे आइटम्स, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि इस आइटम के रिलेटेड एडजस्टमेंट थी तो मुझे यहाँ पर स्पेशल ध्यान देना है। ठीक है, वो एडजस्टमेंट छोड़नी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है जल्दबाजी में वो एडजस्टमेंट को देखना ही भूल जाते हैं, इसीलिए हमारा सॉल्यूशन भी फिर गलत आता है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना। तीसरी चीज़ है, जब भी देखो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो जहाँ पर भी ये आइटम्स पोस्ट होंगे तो यहाँ पर ही नोट करके रख लो पहले तो कि कहाँ पर ये आइटम्स जाएंगे। और ये चीज़ें तभी आएंगी जब आपको फॉर्मेट अच्छे से आपने देखा हुआ है, तभी आपको ये चीज़ें भी यहाँ पर लिखते हुए और डायरेक्टली पोस्ट करते हुए भी आएंगी। देखो अगर आप यहाँ पर नोट करके लिख रहे हो तो आपको पोस्ट करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ है, इससे आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स नॉर्मली आपको देखनी चाहिए जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हैं। बाकी के हम देख लेंगे आगे क्वेश्चन करते हुए। तो अब सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, you are required to prepare balance sheet and statement of profit and loss from the following trial balance of Hariya Chemicals Limited for the year ended 31st March 2011। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस दिया है। ट्रायल बैलेंस के अंदर ये सारे के सारे आइटम्स हैं और नीचे देख लेते हैं कि और क्या क्या उन्होंने बोला है। नीचे भी बस ये दो आइटम्स और बच जाते हैं और नीचे बस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्लोजिंग इन्वेंट्री बताया उन्होंने कि ये इतना है, 1,23,000। ठीक है, तो ऊपर आपने देखा होगा ऊपर भी इन्वेंट्री थी और यहाँ पर तो साफ साफ पता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब जो इन्वेंट्री ऊपर है वो क्या होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो हमने देख तो लिया हमें पूछा क्या है। अब हम इस यहाँ पर जो आइटम्स हैं यहाँ पर नोट करके रख लेते हैं कि कहाँ कहाँ जाएंगे, फिर पोस्टिंग करना बहुत इजी हो जाएगा बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो अभी इन्वेंट्री ओपनिंग हो गया, तो ये इन्वेंट्री किस चीज़ में काम आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। याद आ रहा होगा आपको, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स हम देखते हैं, तो तब आपको ये काम आएगा। ठीक है, फर्नीचर पीपी का आइटम है। डिस्काउंट ये अदर एक्सपेंसेस का पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस में। लोन टू डायरेक्टर्स है। ठीक है, फ्रॉम नहीं है, तो लाइबिलिटीज में डालना ही मत लोन देखकर। तो लोन टू है मतलब हमने उन डायरेक्टर्स को ये लोन दिया है तो ये हमारा असेट हो गया, तो हम इसे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में डाल देंगे करंट असेट के अंदर। एडवर्टीजमेंट ये भी अदर एक्सपेंसेस का पार्ट है। बैड डेब्ट्स अदर एक्सपेंसेस का पार्ट है। कमीशन भी अदर एक्सपेंसेस का पार्ट है, तो सारे के सारे किधर जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस में। मटीरियल कंज्यूम्ड, अब मटीरियल कंज्यूम कहाँ डालते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस में। प्लांट एंड मशीनरी पीपी का पार्ट है। रेंटल्स अदर एक्सपेंसेस का पार्ट है। करंट अकाउंट ये बैंक में जो हमारा करंट अकाउंट होता है वो है, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और ये नीचे कैश भी, दोनों के दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स, अब ये ऑन बैंक लोन्स है और इंटरेस्ट है, तो जब भी इंटरेस्ट वाला पार्ट आएगा तो ये फाइनेंस कॉस्ट में जाता है। ऐसा जो भी कॉस्ट होता है फाइनेंस कॉस्ट में जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस का पार्ट है। फिक्सचर्स ये पीपी का पार्ट है। आगे वेजेस, ये वेजेस एम्प्लॉयज़ को जो हम देते हैं वो है रेम्यूनरेशन, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाएगा।
कंज्यूमेबल्स ये अदर एक्सपेंसेस का पार्ट है। फ्री होल्ड लैंड ये पीपी का पार्ट है। और टूल्स एंड इक्विपमेंट भी सेम पीपी का पार्ट है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल्स ये करंट एसेट का पार्ट है। और डीलर रेट्स ये एक तरीके का एक्सपेंस है जो डीलर इनकर करता है जब भी वो सैंपल्स भेजता है स्टोर वाले को, ठीक है। तो ये अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। ट्रांजिट इंश्योरेंस ये तरीके का इंश्योरेंस एक्सपेंस है जो इनकर होता है ट्रांजिट के ऊपर, तो ये भी अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब जो एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो ये भी अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। आगे जो बचते हैं दो आइटम्स थे ये है डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट। अब डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट भी अदर एक्सपेंसेस में ही चला जाएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट है, गलती से भी इसको अदर एक्सपेंस में मत डालना, ये फाइनेंस नेचर का एक्सपेंस है तो इसमें जाएगा फाइनेंस कॉस्ट में, ठीक है। सारे के सारे आइटम्स यहाँ वाले तो हो चुके, दूसरी साइड के देख लेते हैं। क्रेडिट साइड के आइटम्स देख लेते हैं। अब इक्विटी शेयर्स कैपिटल है, मतलब ये शेयर कैपिटल में जाएगा। 11% डिबेंचर्स है, कहाँ जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। यूजुअली हम डिबेंचर्स को लॉन्ग टर्म ही मानते हैं। बैंक लोन्स है, अब देखो बैंक लोन्स के बारे में कुछ भी बोला नहीं गया है कि शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है। अब अपने हिसाब से अज्यूम करके जो भी अज्यूम कर रहे हो वो नोट दे दो नीचे, ठीक है। इस हिसाब से फिर जो भी आप सॉल्यूशन कर रहे हैं वो गलत नहीं जाएगा। यहाँ पर मॉड्यूल में उन्होंने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स माना है तो हम भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ही मानेंगे, ठीक है। ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट है। सेल्स ये मेन ऑपरेशन से सेल आया है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में डालेंगे, ठीक है। रेंट रिसीव ट्रांसफ़र फीस ये एक अदर तरीके का इनकम हुआ इसलिए अदर इनकम में डालेंगे, मेन ऑपरेशन से नहीं आए हुए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है तो उसी में जाएगा, ठीक है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट बना। डेप्रिसिएशन प्रोविजन है, ये इस साल का डेप्रिसिएशन नहीं है, इस साल का बोला होता तो साफ साफ लिखते कि डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। और ध्यान देना जब भी नीचे दिया रहे डेप्रिसिएशन यूजुअली उसको करंट ईयर का माना जाता है, पर जब भी ट्रायल बैलेंस में आता है वो प्रोविजन की तरह ही आता है। तो इससे गलती से भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में मत डालना डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस में, ठीक है। ये सिर्फ जब भी आपको प्लांट एंड मशीनरी की नेट वैल्यू निकालनी रहेगी तभी आपको ये डिडक्ट करना पड़ेगा ग्रॉस वैल्यू में से और नेट वैल्यू आ जाएगी, बस तब उस टाइम पर ये आपको काम आएगा। बाकी और किसी चीज़ में यहाँ पर पोस्टिंग में तो काम आपको नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा का पूरा नोटिंग करना हो गया है। अब हम सॉल्यूशन पर मूव करते हैं। ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट बना लिए हैं, अब धीरे धीरे इसे रखते जाते हैं। शेयर कैपिटल की हमारी वैल्यू कितनी थी? ये रही 25 लैक्स, तो इसमें डाल देंगे 25 लैक्स। पर आपको दिखाना पड़ता है हमेशा कि शेयर कैपिटल ये कितने शेयर कैपिटल में ये कितने शेयर्स हैं और कितने रुपीस का एक एक शेयर है, तो इसीलिए आपको अलग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, के लिए हम दूसरा नोट बना लेंगे। उसके बाद आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, इसके लिए भी नोट बनेगा क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दो आइटम थे, एक डिबेंचर्स और एक ये बैंक लोन, ये दोनों आइटम थे तो यहाँ पर जाएंगे वो, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ है, ट्रेड पेबल्स है, तो हम डायरेक्टली वैल्यू डाल देते हैं इसकी, तो कोई अलग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। 2,81,000, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ जल्द आ रही है पहले वो हम डाल देते हैं, फिर अलग से नोट्स बनाना शुरू करते हैं। ये बात है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तो अलग से आपको नोट बनानी ही पड़ेगी। तो ये फोर्थ नोट आ जाएगा। इंटेंजिबल एसेट्स के लिए आई गेस एक ही था यहाँ पर, गुडविल।
2,65,000, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि एक ही आइटम है, यहाँ पर गुडविल लिखकर 2,65,000, ठीक है। अब उसके बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट का पार्ट है, 4,40,000, 4,40,000। इन्वेंट्रीज क्लोजिंग दी गई थी यहाँ पर 8,23,000, 8,23,000। कैश एंड कैश के लिए अपन को बनानी पड़ेगी, यहाँ पर थे नोट नंबर 5। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के लिए भी देखा जाए तो सिर्फ एक ही आइटम है। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप डायरेक्टली लिख लो, नहीं तो अदरवाइज आप दिखा दो। यूजुअली ऐसे आइटम्स नहीं आते हैं, पर आ गया है तो अलग से आप नोट करके दिखाओ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट टाइम अगर नहीं है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो क्योंकि एक ही आइटम है, ठीक है। तो हम नोट दिखा देते हैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के लिए। बाकी सारे आइटम्स हो चुके हैं, अब नोट्स ही बनानी है। तो पहले नोट्स देख लेते हैं कौन कौन सी बनेगी। पहली जो थी वो शेयर कैपिटल की थी। शेयर कैपिटल टोटल था 25 लाख। शेयर्स कितने ईच थे? 10 ईच, तो 2,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कौन से शेयर्स हैं ये? इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो 25 लाख यहाँ पर आ गया। दूसरा नोट था रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखा होगा ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक ही आइटम था, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था पिछले साल का, तो वो पहले डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस था, तो प्रीवियस ईयर यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर कितना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? 1,39,000, 1,39,000। करंट ईयर का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो फिलहाल के लिए वो स्पेस अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब थर्ड जो हमारा नोट था वो था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के रिलेटेड, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमने क्या क्या डाल रखा था? 11% डिबेंचर्स और बैंक लोन। तो 11% डिबेंचर्स और बैंक लोन, क्योंकि बैंक लोन को हमने लॉन्ग टर्म माना है, अज्यूम्ड एज लॉन्ग टर्म माना है। तो ये 5 लाख और 6,45,000, 5 लाख 6,45,000। ये हुआ 11,45,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी हो चुका है। लाइबिलिटी साइड का और कोई भी नोट नहीं बचता है अभी। इसके बाद आता है असेट साइड, पीपीई, नॉन करंट असेट्स। पीपीई पहले लिख लेते हैं। पीपी के लिए टेबल हम बनाएंगे, ग्रॉस ब्लॉक डेप्रीसिएशन का जो भी प्रोविज़न था। करंट ईयर का डेप्रीसिएशन है ही नहीं, तो इसलिए उस चीज़ का हम बनाएंगे ही नहीं। और ये नेट, अब पहला जो यहाँ पर हमारा असेट है वो कौन सा है?
पहला यहाँ पर जो हमारा एसेट है वो है फर्नीचर 2 लाख। फर्नीचर 2 लाख। फर्नीचर के लिए तो था ही नहीं, डायरेक्ट इधर वैल्यू डाल देते हैं 2 लाख। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के लिए डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न दिया था, तो वैल्यू थी 8,60,000 और जो प्रोविज़न दिया है वो है 1,46,000। 8,60,000 1,46,000 कितनी आती है वैल्यू? 8,60,000 माइनस 1,46,000 7,14,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी के बाद फिक्सचर्स के बाद है फिक्सचर्स। फिक्सचर्स था 3 लाख। फिक्सचर्स के बाद नेक्स्ट है फ्री होल्ड लैंड 15,46,000। फ्री होल्ड लैंड 15,46,000। 15,46,000 ये हो चुका है। अब आगे फ्री होल्ड लैंड टूल्स एंड इक्विपमेंट है 2,45,000। टूल्स एंड इक्विपमेंट 2,45,000। 2,45,000। उसके बाद बचता है, लिंक सब हो गए, यहाँ पर सारे के सारे आइटम्स हो गए। एक बार फिर से देख लेते हैं अगर कोई बच तो नहीं गया आइटम पीपी में डालने के लिए, कोई एसेट। फ्री होल्ड लैंड, फिक्सचर्स, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, सारे के सारे आइटम्स हो चुके हैं। अब बस टोटल करके यहाँ पर रख लेते हैं कितना हुआ। 7,14,000 ऑलरेडी आया था। 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 15,46,000 प्लस 2,45,000 आ गया। ये आया है 30,05,000। ये आई पीपी की वैल्यू। तो ये हम पीपी में ही डाल देते हैं। इकट्ठा ही डाल देते हैं बाद में, जो जो आ चुके हैं पहले वो डाल देते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस तो कुछ भी नहीं आया था अभी तक। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो था वो हमारा आया है 11,45,000। 11,45,000। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 30,05,000 इतना आ चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा नोट था वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। तो वो देख लेते हैं। नोट नंबर 5, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसमें करंट अकाउंट था और कैश है केवल। तो करंट अकाउंट, कैश। करंट अकाउंट में कितने थे? 45,000 और कैश में 8,000। 45,000 8,000 टोटल हुआ 53। अब लास्ट में जो बचा है वो है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जिसमें एक ही आइटम था लोन टू डायरेक्टर्स। वैल्यू थी उसकी 80,000। ये आई 80,000। बैलेंस शीट के हमारे सारे आइटम्स तो हो गए, मतलब नोट्स बनाना हो गए, सिर्फ एक रिजर्व्स एंड सरप्लस इनकम्प्लीट है। प्रॉफिट एंड लॉस आने के बाद वो भी कंप्लीट हो जाएगा।
ये आया है 53,000 और ये आया है 80,000। ठीक है, पहले अब प्रॉफिट एंड लॉस भी बना लेते हैं क्योंकि उसके बाद ही बैलेंस शीट कंप्लीट होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अभी देखते हैं कि उसकी कौन कौन सी नोट्स बनेगी, जिसका फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है। यहाँ पर देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब जो सेल्स थी ये 42,68,000 इसमें जाएगा, तो इसकी तो कोई नोट नहीं आएगी। अदर इनकम के लिए आएगी नोट नंबर 7। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ये मटेरियल कंज्यूम्ड उसमें ही चला जाएगा 23,19,000। अब उसके बाद है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स। देखो, अगर टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी, तो बेटर है यहाँ पर ही आप ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री और जो भी चेंज हुआ है यहाँ पर वो वैल्यू दिखा दें। बट टाइम बचा हुआ है तो अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए आप इसको अलग से नोट बना सकते हैं। ठीक है, तो नोट नंबर 8 हम इधर बना लेंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जो वेजेस थी वही जाएंगी 9 लाख, वो भी बता देते हैं कि क्या जाएगा इसमें, 9th नंबर की नोट। फाइनेंस कॉस्ट, उसके लिए भी नोट बनेगी। एम्प्लॉय बेनिफिट हमें ऑलरेडी पता है तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं 9 लाख। फाइनेंस कॉस्ट, अब उसके आगे अदर एक्सपेंसेस है, उसके लिए भी नोट आएगी। ठीक है, अब आगे हम नोट्स देखते हैं। तो पहला नोट जो हमारा होगा वो है अदर इनकम के लिए। ठीक है, तो अदर इनकम के लिए हम बनाते हैं ये 7th अदर इनकम। अब देखो, अदर इनकम के लिए हम क्या क्या डालेंगे, रेंट रिसीव 46 और ट्रांसफ़र फीस 10,000। तो रेंट रिसीव्ड 46,000 और ट्रांसफ़र फीस 10,000। तो हमारा जो टोटल आया है वो आया है 56,000। ठीक है, अदर इनकम का। जो नेक्स्ट नोट था वो था चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स। तो चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स हम बता देते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ओपनिंग इन्वेंट्री क्या था हमारा, ये 6,80,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री था 8,23,000। तो नेगेटिव ही आएगा, वैल्यू आएगी 1,43,000। तो यहाँ पर 1,43,000 नेगेटिव आ गया। 9th जो हमारा था वो था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। उसमें था वेजेस जो आया था 9 लाख। अब आगे देखते हैं, 10th नंबर का नोट फाइनेंस कॉस्ट के लिए था, जिसमें 2 ही आइटम थे। पहला था इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन और डिबेंचर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन की वैल्यू थी 116 और डिबेंचर इंटरेस्ट की वैल्यू थी 55,000। टोटल वैल्यू आती है 116 प्लस 55 171,000। फाइनेंस कॉस्ट हो चुका है। अब उसके बाद जो हमारा बचता है आइटम होता है अदर एक्सपेंसेस।
अदर एक्सपेंसेस में हम देखते हैं कौन कौन से आइटम जाते हैं यहाँ पर। देखो पहला तो है डिस्काउंट। डिस्काउंट 40,000। डिस्काउंट के बाद आता है एडवर्टीजमेंट 20,000। एडवर्टीजमेंट 20,000। बैड डेब्ट से 35,000। बैड डेब्ट 35,000। कमीशन 120। कमीशन 120। उसके बाद रेंटल्स 25,000। रेंटल्स 25,000। रेंटल्स 25,000। उसके बाद है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस 10,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बाद में कंज्यूमेबल्स 84,000। उसके बाद है कंज्यूमेबल्स के बाद में है डीलर एड्स 21,000। डीलर एड्स 21,000। डीलर एड के बाद में ट्रांजिट इंश्योरेंस 30,000। ट्रांजिट इंश्योरेंस 30,000। और ट्रेड एक्सपेंसेस 37,000। के बाद डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट जो है 54,000। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट 54,000। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं सारे एक्सपेंसेस डाले। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट डाला, ट्रेड एक्सपेंसेस हो गया, ट्रांजिट इंश्योरेंस, डीलर रेट्स और डीलर रेट्स के बाद में कंज्यूमेबल्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रेंटल्स, कमीशन, बैड डेब्ट्स, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट, सारे के सारे हो चुके हैं हमारे एक्सपेंसेस। ठीक है, हो गए। अब इसे बस टोटल करके रखना है। फोर्टी थाउजेंड 20,000, 35,000, 1,20,000, 25,000, 10,000, 84,000, 21,000, 30,000, 37,000, 54,000। बस सारे आइटम्स हो चुके हैं। जो हमारा टोटल आ रहा है वो है 4,76,000। ठीक है, 4,76,000। तो अब सारे आइटम्स जो भी थे नोट्स तो सारे नोट्स तो बन चुके हैं। बस इसकी वैल्यूज़ डालनी है ऊपर। यहाँ पर 11th नो 4,76,000 आया। फाइनेंस कॉस्ट हमारा फाइनेंस कॉस्ट वो आया है 171।
171,000 चेंजेस था, 1,43,000 नेगेटिव में, और अदर इनकम 56,000 था। सारा टोटलिंग का काम हम कर लेते हैं। 42,68,000 प्लस 56,000 क्या है 43,24,000, और एक्सपेंसेस का टोटल हम निकाल लेते हैं। 23,19,000 माइनस 1,43,000 प्लस 9 लाख प्लस 171,000 प्लस 4,76,000, टोटल आया है 37,23,000। मतलब कि हमारा प्रॉफिट ही आएगा, तो 43,24,000 माइनस कर लेते हैं इसमें से, तो प्रॉफिट आया है हमारा 6,01,000। अब ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 6,01,000 टोटल कर लेते हैं, तो टोटल आ रहा है रिजर्व्स एंड सरप्लस का 7,40,000। पूरा का पूरा हो चुका है हमारे यहाँ पर। बैलेंस शीट की नोट्स भी बन चुकी है, अब बस डालना है ये रिजर्व्स एंड सरप्लस। 7,40,000 अब टैली कर लेते हैं। 7,40,000 प्लस 25 lakhs प्लस 11,45,000 प्लस 2,81,000, टोटल जो हमारा आ रहा है लाइबिलिटीज साइड का वो है 46,66,000। तो ये है 46,66,000। आगे हम देख लेते हैं एसेट का भी तैयार है क्या। 30,05,000 प्लस 2,65,000 प्लस 4,40,000 प्लस 8,23,000 प्लस 53,000 प्लस 80,000, ये आ रहा है हमारा टोटल 46,66,000। तो हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन ख़त्म होता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बन चुकी है, नोट्स भी बन चुकी है, और स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट भी पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन होता है ख़त्म, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ में, इस इलस्ट्रेशन में कोई भी डाउट रहा या पिछले कोई भी इलस्ट्रेशंस में डाउट रहा, प्लीज़ आप फ्री रहिए डाउट पूछने के लिए। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। और अगर इस इलस्ट्रेशन का PDF आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, और जिनको भी ज़रूरत है इन वीडियोस की शेयर ज़रूर करना। और अगर ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। देख के जाते हो पर लाइक तो बिल्कुल नहीं करते हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर लिया करो और सब्सक्राइब भी कर लिया करो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए राधे राधे जी, एंड हैप्पी लर्निंग।